यस सर, स्टार्ट कर दिया है ना? बैंडविड्थ स्पीड अच्छी है ना वाईफाई की? यस सर, अभी सही हो गई। ठीक है, ओके। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई थिंक ऑलरेडी शेयर्ड। ओके, तो आज हम बात करते हैं, तो सबसे पहले टेस्ट प्लान की बात करने वाले हैं। बट टेस्ट प्लान से पहले हमें एक इंटरव्यू का क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है और बहुत कैजुअल क्वेश्चन है, हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको ऐसे लगेगा कि हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग, लेकिन इसका आंसर क्या होगा सिक्वेंसली। तो आपको पता है कि हम टेस्ट केसेस पिक करेंगे और मैनुअली जाके सिस्टम में चेक करेंगे, दिस इज कॉल्ड द मैनुअल टेस्टिंग, राइट। बट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है इसके अंदर, अगर हमें कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा क्या कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है ना? तो हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे पहले करनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर क्या चीज हमें टेस्ट करना है। फिर जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो, हमें क्लियरिटी होगी एप्लीकेशन के बारे में कि ये एप्लीकेशन है, इसकी हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, फिर आप क्या करोगे, क्रिएट टेस्ट प्लान। अब यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है, तो ये इंटायर टीम की बात हो रही है। स्टडी नहीं आता है क्या इसमें? तो फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी तो जब डेवलपर जो होंगे या फिर सारी टीम करेगी ना, वो तो क्योंकि वो प्रोडक्ट डिजाइन, फिजिबिलिटी स्टडी होगी तभी तो डिजाइन होगा। करेक्ट। तो जब प्रोडक्ट डिजाइन हो गया उसके बाद एसटीएलसी, जब हमारी टेस्टिंग लाइफ साइकिल शुरू होती है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट कब स्टार्ट करेंगे। तो जब हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो हम पहली चीज कि जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है टेस्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को कि क्या चीजें हमें टेस्ट करनी है एप्लीकेशन में, राइट। फिर उसके बाद हम उसका एक क्रिएट टेस्ट प्लान। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट प्लान बनाएंगे। अब टेस्ट प्लान कोई भी बना सकता है, टीम में एक ही बंदा बनाएगा, तो मोस्टली टेस्ट प्लान बनाने का काम लीड का होता है या फिर जनरली मैनेजर्स का होता है। तो नॉर्मल मैनुअल टेस्टर्स के नहीं होते हैं, बट सम टाइम कंपनीज में बोल दिया जाता है कि वो टेस्ट प्लान बनाओ। तो अगर आपको कोई टेस्ट प्लान बनाने को भी बोलता है तो आप एटलीस्ट बना पाओ। क्यों, रीजन इसका ये है क्योंकि इंटरव्यू में टेस्ट प्लान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपने नहीं भी बनाया है तो एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि टेस्ट प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। क्योंकि टेस्ट प्लान के ही थ्रू ही हम पूरा टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो टेस्ट प्लान हमारा जब रेडी हो जाता है तो उसमें हमारे पास सारी चीजें डिफाइंड हो जाती हैं कि हमें कब क्या कैसे करना है, राइट। फिर इसके बाद जब टेस्ट प्लान क्रिएट हो जाता है, क्लियर है कि क्या चीज करना है, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस स्टार्ट करते हैं राइटिंग करना। तो राइट टेस्ट केसेस, तो टेस्ट केसेस स्टार्ट कर दिया लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, टेस्ट केसेस लिखने के बाद हम टेस्ट केसेस को रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू करेंगे पहले। टेस्ट केसेस लिखने के बाद क्या होता है, रिव्यू टेस्ट केसेस ना। तो या फिर आप ये बोल सकते हो कि रिव्यू किसके थ्रू करेंगे, मतलब राइट तो टीम गेट, मेंबर या टीएल या टेक्निकल लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर? बाय लीड और मैनेजर, एनीवन जो आपसे सीनियर होगा, सिंपल है। तो गेट रिव्यू टेस्ट केसेस बाय लीड और मैनेजर्स, जो भी आपसे सीनियर होगा कंपनी में, ठीक है। तो उससे आप बोल के टेस्ट केसेस रिव्यू करा सकते हो। तो जब टेस्ट केसेस रिव्यू हो गए, फिर स्टेप पे हम क्या करेंगे, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किया एंड रेज डिफेक्ट। सर रिव्यू के बाद टेस्ट टेक्निक्स नहीं आएगा? टेक्निक्स तो आएगा टेस्टिंग करने के लिए ना, जब टेस्ट केसेस, जैसे मान लो जब आप एग्जीक्यूशन करते हो ना, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हो, तो उसमें जो पर्टिकुलर टेस्ट केसेस आएगा कि सपोज करो कि इस टेस्ट केस को हमें एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, तो उसके टेक्निक्स उसी के अंदर आएंगी ना। ओके। किस टेक्निक से हमें पर्टिकुलर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है, समथिंग। और उसके बाद होता है जब पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, आपने डिफेक्ट वो जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई डिफेक्ट मिल रहा है तो वो डिफेक्ट वगैरह आप रेज कर रहे हो, ठीक है, और उसको रीटेस्ट कर रहे हो,
डिफेक्ट रेज और रीटेस्ट फिक्स होता है तो आप रीटेस्ट भी करोगे, और उसके बाद फिर आपका काम क्या होगा, तो डिफेक्ट रेज करके फिर आपका क्लोजर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये हो गया कि आप रिपोर्टिंग करोगे ना कि पर्टिकुलर आपने टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया, तो आपने इतने सिनेरियो एग्जीक्यूट किया, आपको इतने डिफेक्ट मिले, उसमें से इतने डिफेक्ट क्लोज हो गए, इतनी चीजें अभी पेंडिंग है कि नहीं है, आपकी टेस्टिंग साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई, इसमें आपका ओवरऑल रिजल्ट ये रहा, तो इसको आप बोलते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, 1 मोमेंट। वन मोमेंट। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल जो होता है मैनुअल टेस्टिंग में एग्जैक्टली हम यही काम करते हैं। अब इसी के अंदर सारी चीजें आती हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो बस मेन एक्टिविटीज हमारी यही करनी होती है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होता है एक प्रोसेस ही होता है सिंपल सा, कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होनी चाहिए कि एप्लीकेशन की कोई हमें केटी देगा जिससे कि हम उसको समझेंगे कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, तो इसमें एप्लीकेशन की कोई केटी देगा, समझाएगा, आप या डॉक्यूमेंट रीड कर करके आप स्टेप्स को पढ़ोगे, समझोगे, फिर एप्लीकेशन में जाके वो चीजें समझोगे, सोचोगे। ठीक है, फिर अब टेस्ट प्लान जब हमारी क्रिएट होती है तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। तो टेस्ट प्लानिंग का मतलब हो गया कि टेस्ट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टेस्टिंग की सारी एक्टिविटीज, क्या हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीज इन्वॉल्व हो गई। तो यही प्लानिंग हम प्लान का जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट होता है, इसी को हम सबको भेजते हैं पहले, और इसी पे साइन ऑफ लेते हैं, मतलब अप्रूवल लेते हैं कि हमने, ये हमारी प्लानिंग है और ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो इस पे अगर किसी को एड ऑन कुछ करना है तो करो, नहीं तो हमारा ये प्लान है, यही चीज हम डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो वैसे टेस्ट प्लान के बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, सबके कॉमन ही चीजें होती हैं। तो लेट मी शो यू, कुछ है तो बेसिकली इसको आप एक्सेल में भी बना सकते हो, बट मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में। कोई भी बना सकता है ना टेस्ट प्लान? राइट, तो जिसको नॉलेज होगा उसी को बनाएगा। मोस्टली एक्सपीरियंस बंदे बनाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर आपके पास टेम्पलेट है, आपको पता है कि टेस्ट प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप भी बना सकते हो। दैट्स नॉट ए बिग डील, राइट। तो ऐसे जब टेस्ट प्लान हम बनाते हैं तो जनरली क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टेस्ट प्लान फॉर, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो कि पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो लेट्स से वे टाइगर मैंने बोल दिया, CRM समथिंग। तो ऐसे आप पहले एक कवर पेज बनाओगे, फिर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आप बनाओगे कि डॉक्यूमेंट का वर्जन नंबर मतलब जैसे मान लो कि आपने 1.0 इसका वर्जन नंबर रखा है फाइल का, क्योंकि इसमें एक बार आपने ड्राफ्ट किया, फिर जब इसको कोई चेंज बोलेगा कि नहीं इसमें ये चीज और अपडेट करो, ये चीज और अपडेट करो, तो वैसे फाइल में वर्जनिंग इसकी चेंज होती जाएगी। तो हर एक का बैकअप आप रखते जाओगे, ये नहीं कि फाइल को अपडेट करते जाओगे, राइट। तो आप इसकी वर्जनिंग कंट्रोल करके रखोगे कि एक फाइल आपने बनाया, कोई ऐड ऑन किया, कोई कुछ बोला कि नहीं इसमें ये चीज ऐसे चेंज करो, ये चीज ऐसे चेंज करो, तो फिर आपका वो दूसरा नंबर वर्जन, तो उसमें चेंज करके दूसरा वर्जन आप बना दोगे। फिर किस डेट में आप फाइल में चेंजेस कर रहे हो, वो सारे डेट यहाँ पे मेंशन करोगे। नेम ऑफ पर्सन कि किसने इसमें चेंजेस करने के लिए बोला है। डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज मेड, क्या डिस्क्रिप्शन आपका होगा। तो ऐसे एक चेंज लॉग आ जाएगा यहाँ पे।
तो जो भी चीजें कोई बोलता है तो उसके बारे में हम यहाँ पे ड्राफ्ट करते चले जाएंगे। और सेम तरीके से इसके साथ ऐसे एक ब्लॉक और हमें बनाना होगा ऊपर, ठीक है, जिसमें क्या होगा, टेस्ट प्लान। अब जैसे यहाँ पे वर्जन लिखा है ना, तो वहां पे होगा क्रिएटेड बाई, टेस्ट प्लान किसने क्रिएट किया है वहां पे उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटेड डेट, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप दे सकते हो रिव्यू बाई, कौन इसको रिव्यू करेगा उस बंदे का सारा नाम होगा, ठीक है। ऐसे 3 चीजें इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पे या फिर अप्रूवल किसको कौन कौन इस पे अप्रूव करेगा, तो यहाँ पे आपको सबका नाम मेंशन करेगा। तो आपने क्रिएट किया, किस डेट में क्रिएट किया, फिर कौन कौन बंदा इसको रिव्यू करेगा, ऐसे नंबर ऑफ लाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर किसका किसका अप्रूवल या साइन ऑफ लगेगा इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए कि डॉक्यूमेंट करेक्ट है, तो उसका अप्रूवल जो होगा चाहिए वो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा कॉलम में। तो ऐसे जितने जितने अप्रूवल होते जाएंगे आपको मेल पे मिलते जाएंगे, यहाँ पे आप ऐसे ही रोज बनाते चले जाओगे। तो ये 2 ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट हो गए कि टेस्ट प्लान किसने बनाया, इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, कब करवा रहा है, ठीक है, किसने रिव्यू किया, किसके अप्रूवल्स हो गए, और चेंजेस भी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो। तो 2 चीज हो गई। अब यहाँ पे आपका एक इंडेक्स बनाना चाहिए। तो इंडेक्स तो अगर आपको नहीं पता तो पहले आप पेजेस बना लो, इंडेक्स बाद में बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेन क्राइटेरिया क्या है इसको समझो। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डिफाइन करना है कि ये डॉक्यूमेंट करेगा क्या। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट स्ट्रेटजीज, प्रोसेस, वर्कफ्लो एंड मेथडोलॉजी यूज फॉर द प्रोजेक्ट। तो अब इसके अंदर जैसे आपको डिफाइन करना होगा कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है क्या, कि जैसे लेट्स से वी नीड टू टेस्ट द CRM एप्लीकेशन, ठीक है। तो CRM एप्लीकेशन के बारे में हमें लिखना होगा कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, कैसे ये काम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मेनली इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ें बतानी है प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसमें टेस्ट स्ट्रेटजी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कैसे प्रोसेस हमारा क्या होगा, वर्क फ्लो क्या होगा, मेथडोलॉजीज कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं। तो जैसे मेथडोलॉजी हमारी हो गई कि पर्टिकुलर हम एजाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क फ्लो क्या होना चाहिए, अब इसमें जैसे हाई लेवल वर्क फ्लो आपका टेस्टिंग से रिलेटेड कि एप्लीकेशन में वर्क फ्लोज कितने होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ऑल दो वो सारी चीजें हम स्कोप में भी डिफाइन करेंगे। तो इसमें से मेनली हमें टेस्ट स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी की बात करें तो टेस्ट स्ट्रेटजी और टेस्ट प्लानिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, सिर्फ इसमें टेस्टिंग स्ट्रेटजी चेंज होती है कि जैसे अप्रोच हमें टॉप टू डाउन अप्रोच यूज करना है कि बॉटम टू टॉप करना है, ठीक है। तो अप्रोच यहाँ पे कौन सा हमें यूज करना है कि टेस्टिंग मैन्युअली करनी है कि ऑटोमेशन से करनी है। ऑटोमेशन में करनी है तो कौन सा टूल यूज होगा, कैसे होगा, मैनुअल करना है तो फिर उसमें क्या क्या टूल्स यूज होंगे, या कितना % मैनुअल होगा, कितना % ऑटोमेशन होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें छोटे मतलब जूनियर्स इंजीनियर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा उनको नॉलेज ही नहीं होता कि ऊपर से क्या प्रेशर है मैनेजमेंट का कि इसमें ऑटोमेशन रखना है कि नहीं रखना है, या व्हाटएवर अगर आपसे बनाने को बोला जा रहा है तो आप उनसे ये इनपुट्स ले सकते हो कि कितना % इसमें मैनुअल ऑटोमेशन रखना है या कैसे करना है, ठीक है। तो जिस चीज में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो हेडिंग वही रहेगी, बट यहाँ का कॉलम आपको थोड़ी देर के लिए ब्लैंक रख देना है कि ठीक है अभी आपको जितना समझ में आता है कि अबाउट प्रोजेक्ट वो डाल के आपने छोड़ दिया, बाकी की चीजों के लिए आपने स्पेस रख लिया क्योंकि बाद में उसको अपेंड कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्कोप। स्कोप का मतलब ये हो गया कि आपको क्या टेस्ट करना है, ठीक है। तो स्कोप में क्या चीज आप टेस्ट करोगे और क्या नहीं करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। अब एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि पर्टिकुलर हमारे पास टाइमलाइन कितना है टेस्टिंग की विंडो कितनी है। अब मान लो हमारे पास टेस्टिंग की 15 दिन की विंडो है तो 15 दिन में हमने अब टेस्ट केसेस मान लो लिखे होंगे, ठीक है, या टेस्ट केस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, टेस्ट केस हमारे पास पहले से है तो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो टेस्ट केसेस नहीं है तो पहले हमें यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखनी पड़ेंगे। तो स्कोप में हम बेसिकली डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स की हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं वे टाइगर के अंदर। और आउट ऑफ स्कोप हमारे पास क्या चीजें होंगी जो हम टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आउट ऑफ बॉक्स में हम बोल सकते हैं कुछ फंक्शनैलिटी ऐसे जो हमारे से रिलेवेंट नहीं है, जैसे मान लो परफॉर्मेंस टेस्टिंग हमें नहीं करनी है,
ठीक है, तो आउट ऑफ स्कोप में डाल दिया कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम नहीं करने वाले हैं। और या फिर आप कुछ फीचर्स, जैसे मान लो एप्लीकेशन के अंदर आपने बोला कि लीड फंक्शनैलिटी हमें टेस्ट नहीं करनी है, कि ये अभी रेडी ही नहीं हुई होगी, या उसके अंदर कुछ अभी डिफेक्ट्स ऐसे हैं, या इनकम्प्लीट मोड में है। तो जो भी एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल्स और भी हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है, या फिर उनके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको हम आउट ऑफ स्कोप रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मिलेगा कि ये हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें डेवलप हो गई हैं, तो उन चीजों को हमें टेस्ट करना है। तो वो चीज जिसको हमें टेस्ट करना होगा, वो सारे मॉड्यूल, करेस्पॉन्डिंग मॉड्यूल्स, उसके अंदर के टेस्ट केसेस हैं कि नहीं है, तो उसकी लिस्ट पूरी, अगर है तो लिस्ट डालो, नहीं है तो वो टेस्ट केसेस मॉड्यूल के आपको लिखने हैं। तो या सिर्फ आप मॉड्यूल डाल के छोड़ सकते हो कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल हमारे स्कोप में है जो हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, कि हमें चीजों को कैसे टेस्ट करना है, तो हमें उसकी प्लानिंग करनी है पूरी। तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या, गोल हमारा क्या है, इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, हमारे टेस्टिंग का पर्पस क्या है। तो हमारे टेस्टिंग का पर्पस यही है कि हमें क्या करना है, कि इंश्योर करना है कि यूजर्स, मतलब एप्लीकेशन जो है अंडर टेस्ट, इसको AUT भी बोलते हैं कभी कभी शॉर्टकट में। तो AUT का मतलब एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, जिस एप्लीकेशन की हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं ना, उसमें हम कंफर्म ये करेंगे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो भी टाइप की टेस्टिंग हमें परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें हम विद इन अ टाइम फ्रेम में हम पूरा कंप्लीट करके टेस्ट करके देंगे। ठीक है। और जैसे दूसरा हो गया कि, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हो कि जो भी हमने टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट पूरी मीट होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन डिजाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, वही चीज तो हमें मैच करना है, वही हमें टेस्ट करना है। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और भी बोल सकते हो कि जो भी बग्स होंगे आइडेंटिफाई करेंगे और बग्स को फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको लाइव करेंगे। तो यही हमारा टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वालिटी की ऑब्जेक्टिव। अब फिर हमारे पास दूसरा टैब आता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें QA एनालिस्ट का काम क्या होगा। QA एनालिस्ट का मतलब जैसे जूनियर इंजीनियर्स वगैरह, उनका रोल क्या होगा। टेस्ट मैनेजर्स का रोल क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स का रोल क्या होगा, डेवलपर्स, इंस्टॉलेशन टीम। अब इसके अंदर हम चीज़ों को हटा भी सकते हैं कि जैसे मान लो डेवलपर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो डेवलपर को इसलिए हम रखते हैं क्योंकि बग फिक्स कौन करेगा। तो यहाँ पे अब इनके सामने में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है कि लेट्स से कि QA एनालिस्ट का काम क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इनका काम है कि लेट्स से क्रिएट टेस्ट केसेस ना, जो ऊपर हमने बताया था अभी। तो क्रिएट टेस्ट केसेस करेंगे, ये एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केसेस। सर हम्म सर QA एनालिस्ट, QA का पूरा नाम क्या है? QA का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो जो टेस्टर्स Okay. होते हैं ना, वो QA टीम होती है। तो अगर पूछे कोई तुम्हारे QA टीम में कितने मेंबर हैं, मतलब आपकी क्वालिटी टीम में कितने मेंबर हैं, तो क्वालिटी टीम का मतलब ये हो गया कि आपकी टेस्टिंग टीम। ठीक है ना, तो वो टेस्टिंग टीम ही आपकी जो होती है, उनको हम QA बोलते हैं। तो इंडिविजुअली बंदे को हम Okay. QA भी बोल सकते हैं। जैसे आप अगर मैनुअल टेस्टर हो तो आपको हम बोल सकते हैं QA। आप जो है क्या है, आपकी डेजिग्नेशन QA है, मतलब क्वालिटी एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट। Okay सर। तो अब QA का काम क्या होगा, जो एनालिस्ट वाले बंदे हैं, मतलब जो जूनियर लेवल के टेस्टर्स हैं, उनका काम क्या है, टेस्ट केस क्रिएट करना, एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट रेज करना, वो सारी चीजें। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। ठीक है, फिर डिफेक्ट फिक्स होगा, रीटेस्ट करेंगे। अब टेस्ट मैनेजर का काम क्या है। टेस्ट मैनेजर जो है वो हो सकता है कि टेस्ट प्लान बनाएगा, ठीक है, मॉनिटर करेगा पूरा एग्जीक्यूशंस को कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब लोग डिफाइंड टाइमलाइन में जो टास्क दिया गया है सबको, वो चीज सब विद इन टाइम फ्रेम कर रहे हैं कि नहीं। सेंड रिपोर्ट सेंड करेंगे वो स्टेक होल्डर्स को कि हमने इतने % टेस्टिंग डन कर दिया डेली बेसिस पे। मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग्स होंगी कि पर्टिकुलर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट का काम पूरा का पूरा जो है वो मैनेजर देखेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का काम क्या है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये करेगा कि जब आपकी टेस्टिंग हो गई, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि मान लो कि इसमें कुछ सिस्टम इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सही से सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो रहा, जिससे कि आप टेस्टिंग प्रॉपर से कर नहीं पा रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का काम है उसको इन्वायरमेंट को आपको सेट करके देना,
ठीक है ना, कि प्रॉपर इन्वायरमेंट आपका सही है, सब कुछ इंटीग्रेटेड है और सब चीज़ें स्मूथली रन हो रही हैं। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब आप डिफेक्ट वगैरह रेज़ करोगे या कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको डेवलपर से डिस्कस करके डिफेक्ट वगैरह रेज़ करोगे। फिर इंस्टॉलेशन टीम का काम होता है कि जब आपने सब कुछ साइन ऑफ वगैरह कर दिया, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, तो आप उसको इंस्टॉलेशन टीम को बोलोगे कि ये हमारा टेस्ट रिपोर्ट्स है, सारी चीज़ें पास है, अब इसको आप प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय कर दो। ठीक है, तो ये हमारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। तो पर्टिकुलर टीम में किसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें एक लाइन और भी डाल सकते हो कि क्यूए एनालिस्ट के बाद क्यूए लीड्स का काम क्या है, तो मैनेजर का काम क्या है। तो जनरली जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको पता होगा कि हमारा लीड क्या काम करता है और हमारा मैनेजर क्या क्या काम करता है। तो जनरली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको आइडिया नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, वो चीज़ वो लोग अपडेट कर लेंगे जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आया टेस्ट मेथोडोलॉजी। अब हम टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में हमें यहाँ डिफाइन करना है कि वाटरफॉल है, इटरेटिव है, एजाइल है, कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, स्क्रम है, व्हाटएवर। ठीक है, तो वो मेथोडोलॉजीज यहाँ पे डिफाइन करना है प्रॉपर। यहाँ पे फिर आपको ये भी डिफाइन करना है कि मान लो कि अगर आपने एजाइल यूज़ कर रहे हो तो एजाइल में कौन सा फ्लेवर यूज़ करो, लेट्स से स्क्रम यूज़ कर रहे हो तो स्क्रम के अंदर फिर आपको डिफाइन करना होगा कि आपके स्प्रिंट साइज क्या होंगे, कि पर्टिकुलर 2 वीक की स्प्रिंट आपको रखनी है कि 4 वीक की रखनी है कि 1 वीक की रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। इसके बाद टेस्टिंग लेवल्स। तो टेस्टिंग लेवल्स आपके आ गए कि यहाँ एक्सट्रीम पे प्रोग्रामिंग क्या है किसमें सर? ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है ये एक्सट्रीम क्या है? प्रोग्रामिंग जो होता है ये एक फ्लेवर है एजाइल का। तो जैसे एजाइल एक मेथोडोलॉजी है ना, तो उसके अंदर एजाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्कफ्लो चलते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने एजाइल के बारे में बताया था वो स्क्रम मेथोडोलॉजी है। तो एजाइल के अंदर फर्दर, ठीक है ना, तो वो आपकी स्क्रम थी। वैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी है, कैन बैन भी होता है, ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स हैं इसके। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा टेस्टिंग के लेवल्स कि कैसे कैसे आपको करोगे टेस्टिंग लेवल्स में। जैसे सबसे पहले आप यूनिट टेस्टिंग इज डन बाय द डेवलपर्स, देन आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर आपका हो गया सिस्टम टेस्टिंग, फिर आपका हो गया यूएटी टेस्टिंग, राइट। तो ऐसे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी कि कैसे टेस्टिंग आप परफॉर्म करने वाले हो। तो टेस्टिंग लेवल्स में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आ गया बग ट्रेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको डिफाइन होगा कि अगर मान लो कोई डिफेक्ट मिलता है तो डिफेक्ट की प्रायोरिटी एंड सेवरिटी के हिसाब से वो डिफेक्ट कितने दिन में फिक्स होना चाहिए। कि मान लो अगर आपने क्रिटिकल बग रेज किया तो वो उसकी डेडलाइन जो होगी बग की फिक्स करने की लेट से 8 घंटे है, 8 घंटे में वो बग फिक्स होना चाहिए। ऐसे ही अगर माइनर डिफेक्ट्स है तो उसको लेट से कि 1 घंटे 2 घंटे का बफर है कि 1-2 घंटे में वो फिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग सेटअप करनी पड़ सकती है, आपको डेवलपर से डिस्कस करनी पड़ सकती है। तो वो सारी चीजें ऑल अबाउट बग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो बग कैसे हैंडल होगा, रिजॉल्व कौन करेगा, फिर रीटेस्टिंग होगी, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर एक आता है सस्पेंशन क्राइटेरिया एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया। तो इसमें क्या होता है कि अब कब हम अपनी टेस्टिंग को सस्पेंड कर सकते हैं और कब फिर वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो कि हम हमारे पास हमारी टेस्टिंग कब कंटिन्यू रहेगी, कब हम रोक देंगे टेस्टिंग को। तो इसका एक मतलब ये हो गया कि मान लो कि हम टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इन बिटवीन कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया या इन्वायरमेंट डाउन हो गया या एप्लीकेशन चल ही नहीं रही है, समथिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। तो उस टाइम पे हम अपनी टेस्टिंग को स्टॉप कर देंगे। तो ये चीज हमें क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक हमारे पास कोई मेजर ब्लॉकर्स ना हो जो कि हमारी टेस्टिंग को ब्लॉक कर दे। तो जब तक ऐसा सिचुएशन नहीं होती तब तक हमारी टेस्टिंग कंटिन्यू होगी। और ब्लॉक कब होगी, सस्पेंड कब होगी, जब हमारे पास कोई ऐसा इशू हो जैसे इन्वायरमेंट डाउन हो गया है, ठीक है, या हमारे पास कोई ब्लॉकर्स इशू है कि हम टेस्टिंग को प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, कि जैसे हम लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं तो अंदर की चीजें हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो ऐसे टाइप में हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारी क्राइटेरिया होगी सस्पेंशन एंड रिजम्पशन। फिर टेस्ट कंप्लीटनेस
यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि डेली बेसिस पे हम एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि पर्टिकुलर लेट से कि हमारे पास 1000 टेस्ट केसेस हमने टेस्ट करने थे हम, ठीक है, तो उसमें से हमने कितने % कर लिए डेली बेसिस पे। तो जैसे मान लो कि फर्स्ट डे हमने सब लोगों ने 50-50 किया, तो हो सकता है 200 टेस्ट केसेस 8 टेस्ट हो गए, तो उसका रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। तो टेस्ट कंप्लीटेड हमारा कितना % तक आज कंप्लीट किया, ऐसे तो एक रिपोर्ट बना के भेजना, ठीक है, कि कितने कितने % एग्जीक्यूट हुए, कितना % कवर हमने कर लिया है। और उसमें एक लिस्ट बना के भेजना कि पर्टिकुलर आज हमने जैसे 200 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, तो 200 टेस्ट केसेस में हमने कितने डिफेक्ट्स मिले, डिफेक्ट्स के स्टेटस क्या है अभी। तो ऐसे एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो रिपोर्ट बना के हमें स्टेक होल्डर्स को डेली बेसिस पे शेयर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें पहले डॉक्यूमेंट में रहेंगी मेंशन कि ये सारी चीजें हम करेंगे, ऐसे सिचुएशन आएगी। तो फिर अब डिलीवरेबल्स की बात आती है कि जब टेस्टिंग कंप्लीट होगी तो क्या क्या चीजें हम डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या टेस्ट आर्टिफैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। तो आर्टिफैक्ट्स का मतलब हो गया टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह या जो भी चीज़ें आपने बनाई है, आउटकम जो भी निकला है, वो सारी चीज़ें। तो जनरली हम क्या क्या चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, करते हैं टेस्टिंग में। तो जैसे हम टेस्ट प्लान बनाते हैं, तो ये भी टेस्ट प्लान हम डिलीवर करते हैं ना, सबसे साइन ऑफ लेते हैं इस पे कि ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उसकी भी डॉक्यूमेंट हमारे पास होंगे कि सब सारे टेस्ट केसेस कहाँ पे हैं। फिर वैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट और होगा, आरटीएम जिसको बोलते हैं, रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने सारे मैप कर रखे हैं कि टेस्ट केसेस और फीचर वाइज सारी चीजें कवर है कि नहीं है। फिर हमारे पास एक अलग से फाइल होगी जिसमें हम सारे बग की लिस्ट रखेंगे कि कितने डिफेक्ट हमने रेज किए, ठीक है, उन डिफेक्ट की स्टेटस क्या है, कितने उसमें से फिक्स हो गए हैं, कितने अभी फिक्स नहीं हुए या कितने इन प्रोग्रेस है, वॉट, ठीक है। फिर ऐसे टेस्ट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होगी हमारे पास कि हमने क्या स्ट्रेटजी यूज किया टेस्टिंग में। फिर टेस्ट के मैट्रिसेस होंगे, कुछ मैट्रिसेस का मतलब यही चीजें होंगी कि टेस्ट मैट्रिसेस में जैसे कि पर्टिकुलर हमारा ROI कितना निकल रहा है, ठीक है, और ROI का मतलब हो गया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको कोई पूछे कि पर्टिकुलर आपका कितने घंटे में या कितने टाइम में आपने पर्टिकुलर ये पूरा टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, कितना इफर्ट लगा पूरे टेस्टिंग में, ठीक है। फिर अब इसमें पूरा का पूरा चीजें आ जाती हैं, तो हर चीज का एक सेपरेट मैट्रिक्स बना के रखना कि जिससे मेजरमेंट क्राइटेरिया हो कि हम किसी चीज को मेजर कर पाए, राइट। कि इस बार हमने इस रिलीज में लेट्स से कि हमने, ऐसे आप एग्जांपल बोल सकते हो कि जैसे कि अब हम स्प्रिंट में काम कर रहे हैं, तो हर स्प्रिंट में हम काम करते जा रहे हैं। तो पहले स्प्रिंट में हमने काम किया तो उसमें 10 डिफेक्ट मिले, दूसरे में हमें 40 मिल गए, तीसरे में हमें 100 मिल गए। तो ऐसे इसको कहीं ना कहीं हमें ऐसे रखते जाना चाहिए जो एक ट्रेंड शो करेगा मैनेजमेंट को कि पर्टिकुलर जितना ज्यादा हमें डिफेक्ट मिलेगा, जितनी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, एक तो ये रिकॉग्नाइज होगा कि क्यूए टीम अच्छा काम कर रही है, और दूसरी चीज ये भी ड्रॉबैक होगा डेवलपर एंड पे कि कोड की क्वालिटी उनकी सही नहीं है, जिसके लिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। या तो वो प्रॉपर यूनिट टेस्टिंग करके नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिक बेसिक चीजें फेल हो रही हैं, ठीक है। फिर जब पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है सारी चीजें, तो कस्टमर का भी तो साइन ऑफ हमें चाहिए होगा ना कि भाई हमने ये टेस्टिंग कर दिया, आपका डिलीवर हो गया सारी चीजें, अब अपना साइन ऑफ दे दो कि भाई हाँ सब कुछ सही हुआ है। तो फिर ऐसे नेक्स्ट रिलीज में हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो टेस्टिंग में चाहिए होती हैं, जो टेस्टिंग में बनाते हैं हम जनरली। तो इन्हीं को हम टेस्ट आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो जनरली क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट, हाँ बोलो। सर जो टेस्ट केसेस की एक्सेल शीट है, हम्म सर जो मतलब कि डेट वाइज हम बनाएंगे, हम्म सर जो डेली अपडेशन होंगी वो अलग अलग शीट में हम करेंगे या उसी में अपडेट एडिट करते रहेंगे? उसी में करते रहेंगे ना। ओके। अब जैसे मान लो कि एक एक्सेल बनाया आपने, एक टैब बनाया, एक्सेल शीट बनाया जिसमें कि आपने टेस्ट डिफेक्ट नंबर सारे मेंशन्ड है, ठीक है ना। अब आज डिफेक्ट का स्टेटस आपने ओपन करके रखा है, कल डेवलपर फिक्स कर लेगा तो उसको अपडेट करोगे ना, आपकी डिफेक्ट फिक्स हो गया, रीटेस्ट हो गया, अब पास है। तो उसी को अपडेट करते रहेंगे। सिर्फ वर्जन मेंटेन करना होता है ये पूरे डॉक्यूमेंट का, ये टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट वर्जन मेंटेन करेंगे। बाकी सब चीजें तो उसी में अपडेट होती रहेंगी। मान लो कहीं पे टेस्ट केसेस आपने लिखा, टेस्ट केसेस में कहीं प्रॉब्लम है, रिव्यू हुआ, तो अपडेट तो वहीं पे करोगे ना, ओके सर। उसी को फिक्स करोगे। ओके, फिर यहाँ पे आ गया कि रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। तो रिसोर्सेज के अंदर आपको डिफाइन करना होगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टेबल बना के कि लेट्स से क्यूए एनालिस्ट 5 है हमारे पास, उसमें लीड 1 है, एक टेस्ट मैनेजर है। तो ये हमारे रिसोर्सेज हो गए। अब इन्वायरमेंट कौन सा होगा आपके पास, आपको कौन से इन्वायरमेंट में टेस्टिंग करनी है। आपको डेव इन्वायरमेंट में टेस्ट कर रहे हो कि आप
QA इन्वायरमेंट में टेस्ट कर रहे हो, कि आप UAT इन्वायरमेंट में टेस्ट कर रहे हो, क्या प्रोडक्शन में कर रहे हो, तो व्हाटएवर वो इन्वायरमेंट्स चाहिए होंगे आपको जिसमें टेस्टिंग करनी है आपको, तो वो इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद अब आता है कि कौन कौन सा टूल हम यूज करने वाले हैं टेस्टिंग में, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग टूल्स जैसे हो गया, कि रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग टूल्स का मतलब कि रिक्वायरमेंट हम कहीं पे रखे हैं, तो जैसे हम जीरा में भी रिक्वायरमेंट रखते हैं, राइट, या ब्लू पर प्रिंट करके टूल होता है। तो ब्लू प्रिंट तो बहुत लेटेस्ट आया हुआ है, अभी बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट जनरली पहले HPLM यूज करते थे लोग, या QC पहले बोलते थे। अब लोग सब मार्केट में सबसे ज्यादा जीरा यूज करते हैं, जिसको हम आगे चल के लर्न करने वाले हैं। तो जीरा में भी हम सारी रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, उसी में डिफेक्ट भी डाल सकते हैं, उसी में बग ट्रैक कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी बना सकते हैं, सारी चीजें। तो जीरा हम यूज करने वाले हैं। अगर ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेशन में कौन सा टूल यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ये टेस्टिंग टूल्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन्वायरमेंट में आपने डिफाइन कर दिया कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसमें पूरी चीजें होंगी मेंशन, कि भाई सर्वर है तो सर्वर का हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, टेस्ट बेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इन्वायरमेंट में जो आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है एप्लीकेशन की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कि मान लो कि आपके पास विंडो 8 चाहिए, ऑफिस चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा ब्राउज़र चाहिए, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड कितनी चाहिए होगी, वो सारी चीज़ें। फिर टर्म्स यहाँ पे हो गया एक, कि अगर मान लो कोई शॉर्टकट आप यूज कर रहे हो, कोई चीज यूज कर रहे हो, कोई ऐसा वर्ड जैसे AUT वर्ड आपने यूज कर दिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ऐसे API कोई वर्ड यूज कर रहे हो जो किसी को नहीं पता, जेनरिक सा वर्ड है, तो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ये सारी क्राइटेरिया होगी। अब ये जो यहाँ पे एक चीज था जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सस्पेंशन क्राइटेरिया एंड रिडम्पशन क्राइटेरिया। तो इसमें एक चीज होती है कि किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में इसको हम एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया भी बोलते हैं। कि एंट्री क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों टेस्ट प्लान के, एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। अब ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो भी होनी चाहिए। तो एंट्री क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप टेस्टिंग कब स्टार्ट करने वाले हो ना, तो ये आपकी एंट्री क्राइटेरिया हो गई। अब टेस्टिंग कंप्लीट कब करने वाले हो, मतलब टेस्टिंग कंप्लीट कब मानी जाएगी, वो आपकी एग्जिट क्राइटेरिया हो गई ना। तो अब एंट्री क्राइटेरिया क्या होगी, कि आपका इन्वायरमेंट सारा सेटअप होना चाहिए, टेस्ट केसेस रेडी होने चाहिए, सारे रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, तो आप फिर टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन आ गया, टेस्ट केसेस आप लिख चुके हो, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, और नाउ आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एंट्री क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगी, तो एग्जिट क्राइटेरिया में ये होगा कि हमारे पास जितने भी टेस्ट केसेस थे जो हमने स्कोप में डिफाइन कर रखे थे, वो सारे टेस्ट केसेस हमने एग्जीक्यूट कर लिए, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी डिफेक्ट रेज हुए, सारे डिफेक्ट फिक्स हो चुके हैं, हम सारी चीजें रीटेस्ट कर चुके हैं, राइट। तो जो जो चीजें हमें करनी थी एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई, तो वो हमारा क्या हो गया, एग्जिट क्राइटेरिया हो गया, कि वहां से अब हमें टेस्टिंग स्टॉप कर दिया। तो when the entry criteria when we have to start the testing and exit criteria when we have to stop the testing, तो ये हमारी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होता है। तो जैसे इस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं है, बट जनरली क्या होता है कि अदर टेस्ट प्लान अगर हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये रहता है। दूसरा सैंपल देखते हैं, नेट पे दिखाता हूँ आपको। तो जनरली ये डॉक्यूमेंट ही है जिस पे हमें ये करना होता है। तो यहाँ पे भी अब देखो डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा स्टाइल से चेंज है इसमें। तो भाई आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम दे दो, किसने लिखा, कब, डेट वगैरह, टेस्ट टेबल के कंटेंट्स आ जाए यहाँ पे भी। अब क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, टास्क क्या है, फिर स्कोप देखो यहाँ पे भी कॉमन है। टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर अब इसने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि क्या क्या करना है आपको, किस किस टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, वो स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया। कि जैसे अल्फा टेस्टिंग हो गया, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्ट करना है कि नहीं करना है, यूएटी करना है कि नहीं करना। कभी कभी बैच टेस्टिंग भी होती है। बैच टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऐसा बना है जो बैच में चलता हो, जैसे बैच में चलने का मतलब ये हो गया कि मान लो आपका बैंकिंग एप्लीकेशन है और बैंकिंग एप्लीकेशन में आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है और वो ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट टाइम है 4 आवर्स। कि जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आजकल तो IMPS आ गया कि रियल टाइम पे मनी ट्रांसफर हो जाती है आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे में, बट वहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन होता है NEFT ना। तो NEFT अगर ऑप्शन चूज करते हो तो वो हर एक 4 घंटे में RBI के सर्वर पे एक फीड चलती है
जो एक बैंक का ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक के ट्रांजैक्शंस को सेटल करते हैं, तो बैच में जॉब्स चलती हैं बैकग्राउंड में, तो उस टाइप की एप्लीकेशन है, तो आपको भी कुछ बैच जॉब रन करने पड़ सकते हैं उस स्टेट को मीट करने के लिए, राइट? तो उसको हम बैच टेस्टिंग बोलते हैं। तो अगर वो है एप्लीकेबल तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ऑटोमेशन रिग्रेशन टेस्टिंग है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। बीटा टेस्टिंग करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें स्ट्रेटजी की पार्ट है। तो ऐसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कि अब इन्वायरमेंट अगर हम लेंगे, हाँ बोलो सर। एनईएफटी में मनी तुरंत ट्रांसफर होता है ना? नहीं, आईएमपीएस में होता है, आरटीजीएस में होता है, एनईएफटी में नहीं होता। ओके। एनईएफटी में हर 2 घंटे पे या 4 घंटे पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो जब भी वो आरबीआई ने सेट कर रखा होगा जो भी रूल, उस हिसाब से वो आरबीआई के एंड पे सेटल होता है। ओके। तो यहाँ पे अब आ गया टेस्ट शेड्यूल्स। जैसे उस डॉक्यूमेंट में देखो टेस्ट शेड्यूल्स नहीं था, तो टेस्ट शेड्यूल्स का मतलब ये हो गया कि हर एक चीज के बारे में कि डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। टेस्ट शेड्यूल्स कि मान लो कि हमें 3 बार टेस्टिंग, 3 रिलीजेस हमें करने हैं, कि एक रिलीज हमने बनाई जिसमें हमने स्कोप सेट किया कि इस पहले रिलीज का ड्यूरेशन जो है 15 दिन का है, इसमें हम सिर्फ 5 मॉड्यूल टेस्ट करेंगे। तो उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, लाइव डेट, तो वो हम टेस्ट में मेंशन कर देंगे। वो पहला शेड्यूल हो गया। दूसरा कि फिर दूसरे जो टेस्टिंग हमारा स्टार्ट होगी साइकिल, उसमें हम ये मॉड्यूल्स कवर करेंगे, उसका स्टार्ट डेट ये होगा, उसका एंड डेट ये होगा, और उसका प्रोडक्शन लाइव डेट क्या होगा। तो ऐसे वो डेट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं टेस्ट शेड्यूल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कंट्रोल प्रोसीजर, किसी चीज को कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोल प्रोसीजर का मतलब यही होगा रिडेम्पशन क्राइटेरिया, कि पर्टिकुलर अगर हमें कहीं पे स्टक होते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, प्रोसीजर्स को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कहीं हार्डवेयर फेलियर होता है तो क्या होगा। तो जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली रिस्क करके एक अलग टैब बनता है जिसमें हम सारी चीजें मेंशन करते हैं कि रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है। अब रिस्क कब इन्वॉल्व होगा, कि जैसे मान लो हमने टाइमलाइन बनाया है कि 15 डेज में करने के लिए, तो उसमें रिस्क ये हो सकता है कि अगर 10 दिन 5 दिन एप्लीकेशन ही डाउन है तो फिर हमारी टेस्टिंग इम्पैक्ट होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में क्या हम एप्लीकेशन को पूरा टेस्ट करने वाले हैं कि टेस्टिंग विंडो एक्सटेंड करने वाले हैं, या अपने टेस्टिंग के स्कोप को रिड्यूस करने वाले हैं। क्योंकि अगर टाइमलाइन फिक्स है कि 15 दिन में ही हमें उसको लाइव करना है, और 10 दिन अगर इन्वायरमेंट डाउन रहा तो 5 दिन में टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होगी। तो वहां पे अब हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्यूए टीम का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, कि क्यूए टीम पूरा टेस्टिंग करेगी तो कर नहीं सकती, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है 15 दिन का काम 5 दिन में, पहली चीज। तो दूसरा उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसके। तो उसमें ये हो सकता है कि हम सारे टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम सैनिटी टाइप की टेस्टिंग करेंगे, जो हाई लेवल जितने भी सिनेरियोज हैं वो सिर्फ टेस्ट कर लेंगे, और जो जिनकी प्रायोरिटी माइनर्स हैं, सेवरिटी माइनर्स हैं, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग। तो इस टाइप की चीजें हम यहाँ पे सोच के अपना लिख सकते हैं। फिर वही चीज आ गया यहाँ पे, फीचर टू बी टेस्टेड, फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, जो वहां पे था कि क्या इन स्कोप होगा, क्या आउट ऑफ स्कोप होगा। तो वही चीज यहाँ पे वर्ड चेंज किया गया है सिंपल सा, कि फीचर टू बी टेस्टेड वो कौन कौन से फीचर है जो हमें टेस्ट करने हैं, और वो कौन कौन से फीचर है जिनको हमें नहीं टेस्ट करने हैं। तो मतलब इन स्कोप ये हो गया, और ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, कि क्या चीज हमें स्कोप में रखना है क्या नहीं रखना है। सिर्फ यहाँ पे वर्डिंग चेंज हुई है, ठीक है। ऐसे फिर रिसोर्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंडेटरी, ये देखो यहाँ पे आया, शेड्यूल्स यहाँ पे भी है। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डिपार्टमेंट, अब ये हर जगह नहीं होता कि आप पर्टिकुलर अगर इमिडिएटली ब्लॉक हो गए तो कोई स्क्वाड सर्विस अलग से कोई टीम आई जो रैपिडली एक्शंस करके वो सारी चीजें फिक्स कर दे, समथिंग ऐसा। तो जनरली हर कंपनी में नहीं होता, कहीं पे होता है तो ठीक है। तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है कि हर जगह होना ही चाहिए, ऑप्शनल है। और ये है आपकी डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी टेस्टिंग की डिपेंडेंसीज किस पे है। तो डेफिनेटली डिपेंडेंसीज होती हैं कि अगर मान लो आपके पास इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है टाइम पे, तो डिपेंड हो आप इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप डिपेंड हो, कि मान लो अगर आपकी एप्लीकेशन जिसको आप टेस्ट करो उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, तब भी आपकी टेस्टिंग इम्पैक्ट होगी। तो जिस जिस चीज पे आप डिपेंड रहोगे, टेस्टिंग आपकी डिपेंड है, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वो डिपेंडेंसी सेक्शंस में आएंगे। अब यही रिस्क एंड एजम्पशंस आ गया, वही फंडा जो मैंने अभी आपको बताया था कि रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है,
ठीक है, कि मान लो कि वही चीज़ है, एनवायरनमेंट डाउन है तो हम टेस्टिंग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कैसे करेंगे उस टाइप की सिचुएशन को। या कोई ऐसा डिफेक्ट रेज हमने कर दिया कि जिसको डेवलपर फिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें पहले हम डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, उसका प्रोसेस बना के रखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए। टूल्स में आ ही गया क्या क्या होगा। फिर यहाँ पे अप्रूवल्स कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप बनाओगे तो इसकी अप्रूवल्स कौन देगा, या फिर आपने टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया तो अप्रूवल किसका किसका लगेगा साइन ऑफ के लिए कि टेस्टिंग डन हो गई। तो यही सारी हेडिंग्स यहाँ पे भी हैं, कुछ अलग हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ डिफाइन करनी होती है। तो अब एक यहाँ पे इंटरव्यू का एक क्वेश्चन होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेस्ट प्लान में हाई लेवल हेडिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं टेस्ट प्लान में। तो ऐसे आपको हेडिंग्स ये सारे याद होने चाहिए। फिर उसके अंदर जाके वो पूछ सकते हैं कि टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, टेस्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव्स क्या था। ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली हमारा कि पर्टिकुलर कि टेस्टिंग को विद इन टाइम फ्रेम हमें अपने टेस्टिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। वी हैव टू मेक श्योर टू लाइक वी हैव मैच द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अनदर थिंग क्या हो सकती है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स विद इन टाइम फ्रेम में हमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, ठीक है, विदाउट एनी डिफेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऐसे चीजें पूछते हैं। फिर स्कोप क्या होता है, स्कोप मतलब हम क्या टेस्ट करने वाले हैं, कि जैसे हमारे पास 1000 टेस्ट केसेस है तो उसमें हम कितना टेस्ट करने वाले हैं, वो हमारा स्कोप होता है कि स्कोप में क्या है। अब स्ट्रेटजी क्या होती है, टेस्ट स्ट्रेटजी इज ए पार्ट ऑफ टेस्ट प्लान, जिसके अंदर हमें स्ट्रेटजी डिसाइड करनी होती है कि हमें क्या क्या करना है। अब स्ट्रेटजी में आपके पास कौन कौन सी टेस्टिंग करनी है, कैसे करनी है, मैनुअल करना है कि ऑटोमेशन करना है, परफॉर्मेंस करना है, कौन कौन सा कब कब होना है, वो सारी चीजें, टूल्स कौन कौन से यूज होने, वो सारी पार्ट हमारे टेस्टिंग स्ट्रेटजी की आ जाएगी। तो यही सारी चीजें यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में अलग अलग करके दिखाया गया है, जो कि आप पढ़ पढ़ के इसको देख सकते हो। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे होती हैं। बनाने को भी दिया जाए तो भी आप ऐसे ही हेडिंग डाल के, जो तुम्हें समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो उसका इनपुट आप अपने लीड या मैनेजर से ले सकते हो। बट इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, याद रखना हर एक टर्मिनोलॉजी की। एंट्री क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या होती है, टेस्ट शेड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, रिस्क एंड एजम्पशंस सेक्शन क्या होता है, या डिपेंडेंसी सेक्शन में क्या होना चाहिए। तो ये जनरली क्या होता है कि जब आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे टेस्ट प्लान आपको मिलेगा। तो ये अगर मैनेजर बनाएगा या लीड बनाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने होगा, उसको आप मांग सकते हो, उसको पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि क्या चीज़ है। उसी में सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगे, टेस्टिंग का पूरा प्लान रहेगा। तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वही चीज़ आप करने वाले हो, वैसे ही करने वाले हो। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, ये फाइल्स आप शेयर कर दोगे? ये शेयर कर देता हूँ, वैसे नेट पे जाके सर्च करोगे बहुत सारे मिलेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें अब जीरा इंस्टॉल करना है और जीरा पे काम करना है प्रैक्टिकली। तो टेस्ट केसेस को जीरा में कैसे लिखना है, ये सारी चीजें, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अब डिटेल्ड में आपको ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो एक्चुअल में आज के डेट में, ये तो हो गया कि आपका बैकग्राउंड, ओवरऑल टेस्टिंग का बैकग्राउंड आपको पता चला कि टेस्टिंग में होता क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको थियोरेटिकली समझ में आया एक तरीके से। तो ये आपका था फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग, मतलब एक अननोन पर्सन जिसको कुछ भी नहीं टेस्टिंग के बारे में पता है, इसलिए तो उसको आइडिया लग गया कि टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग में कैसे काम होता है, राइट। बट अब सेकंड लेवल ऑफ टेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगी आपके पास कि एग्जैक्टली अब आपको कंपनी में कैसे काम करना है। ये तो थियरेटिकल पार्ट हो गया, राइट। अब अगर आपको मान लो कंपनी में आप गए, तब वहां से काम कैसे स्टार्ट होगा। या मान लो कि आपके पास सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझो कि आप जब इंटरव्यू दोगे तो मान लो आप दिखाओगे ना कि कुछ एक्सपीरियंस है, आपको टेस्टिंग का नॉलेज है, तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि अच्छा ठीक है, एजाइल में काम किया है, आप बोलोगे हाँ किया है, तो बताओ कैसे काम किया है।
ऑब्वियसली नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब कैसे काम किया तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एजाइल पूरी मेथोडोलॉजी समझानी पड़ेगी कि हमारे पास एक टीम थी, ठीक है। तो अब ये जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आपको चीजों को आंसर करने हैं, ठीक है। और हम एक मॉडल अब पकड़ेंगे एजाइल, और एजाइल को कैसे हम कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हमारा क्यूए का काम होगा और कैसे कोलैबोरेशन होगा क्यूए डेव और अदर टीम्स का, ठीक है, वो हम रियल टाइम पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबका यहाँ पे हम रोल डिफाइन कर देते हैं कि इसमें लेट्स से कि एजाइल में एक टीम होगी, ठीक है, और उस टीम को सिर्फ एक ही नाम, तो एजाइल में कोई ऐसी टीम नहीं होती कि जो क्यूए डेव अलग अलग ऐसी टीम नहीं होती, एक ही टीम होती है। सॉरी। तो यहाँ पे हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे कि जैसे मैं मान लो कि मैं स्क्रम मास्टर हो जाऊंगा और प्रोडक्ट ओनर का भी रोल मैं ले लूंगा, ठीक है। और इनमें से एक दो लोग आपके डेवलपर हो गए और दो तीन आपके टेस्टर हो जाएंगे, तो सबका ऐसे एक रोल बन जाएगा। अब जब रोल बन जाएगा तो रोल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा एज ए टीम, तो सबसे पहले हमें एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमारे पास सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट आएगी और उस रिक्वायरमेंट पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अब मान लो कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया और कंपनी ने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया कि ठीक है हम इसको हम बनाएंगे, इसको डिलीवर करेंगे। तो अब वहां से हमारा क्यूए का रोल क्या स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो कंपनी वाले क्या करेंगे, एक टीम हायर करेंगे कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें कितने बंदे लगेंगे, कितने डेवलपर्स लगेंगे, कितने क्यूए के बंदे लगेंगे, मतलब कितने टेस्टर्स लगेंगे, सब बंदे हायर होंगे। तो पहला स्टेप हो गया, हायरिंग हो गई, टीम बन गई। अब टीम हमारे पास हो गई तो सबसे पहली चीज अब वहां पे हमें डिसीजन लेना होगा कि ठीक है हम पहले से डिसाइड कर चुके थे कि सब एजाइल में हमें काम करना है, और एजाइल में भी कौन सा फ्लेवर यूज करना है, लेट्स से स्क्रम यूज करना है। तो अब स्क्रम यूज करने के लिए अब हमारे पास टीम की पहली मीटिंग होती है, जिसमें प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग होती है, जिसको एड्रेस कौन करने वाला है, या तो स्क्रम मास्टर या तो प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। अब उसके पार्ट कौन कौन से हैं, मतलब उसमें कौन कौन से इन मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे कि सारे क्यूए जो इस टीम के मेंबर हैं, क्यूए हो गए, आपके डेवलपर्स हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, जो बीए बंदे हैं जो रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करेंगे उनको हम बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, या फिर आप उनका जो बॉस होता है वो प्रोडक्ट ओनर होता है। ऐसे स्क्रम मास्टर होगा जो ये पूरी टीम को ड्राइव करेगा कि कैसे कैसे आपको अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स पहले एक मीटिंग में मिलेंगे। तो पहली मीटिंग होगी उनके साथ जिसमें ये सारे बंदे होंगे, आपस में सब इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं भाई स्क्रम मास्टर हूँ, मैं भाई क्यूए हूँ, मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फिर दूसरे दिन हम मिलते हैं, फिर वो हमें डॉक्यूमेंट दे देंगे उस मीटिंग में। तो उस मीटिंग का आउटकम क्या होगा कि आपको पूछना पड़ेगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट पे टेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे उस मीटिंग में डिस्कशन हो गया ना, तो आप अभी तो नए आए हो टीम में, तो आप पहले पूछोगे कि भाई वो, या फिर आपको खुद बैकग्राउंड देंगे कि ये हमारे पास नई रिक्वायरमेंट है, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमें टेस्ट करना है या जिसको हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पे टेस्टिंग अलग से बात नहीं होती, तो क्योंकि डेवलपर टेस्टर सब एक ही टीम में हो अब, ठीक है, एक ही टीम है। हो सकता है कि आपकी रिपोर्टिंग आप अपने मैनेजर को कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज ए टीम आप काम कर रहे होगे। तो एज ए टीम जब आप काम कर रहे होगे तो वहाँ पे आपके पास सबकी अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो आप सबका, इन सारे टीम मेंबर का, जैसे 6 लोग टीम में है तो 6 का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस प्रोडक्ट को डिजाइन करके डिलीवर करना। अब इसके सबका अपना अपना काम है, वो सब अपना अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो उस समय प्रोडक्ट ओनर समझाएगा सारी चीजें कि पर्टिकुलर ये हमारा प्रोडक्ट है, लेट्स से वी टाइगर सीआरएम, और इसमें ये फंक्शनैलिटी है, इस टाइप का एप्लीकेशन है, इसको हमें करना है। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि भाई कौन सा डोमेन का है। जैसे मान लो कोई बोला कि ये बैंकिंग एप्लीकेशन एक डिजाइन करनी है, या फिर आपको बोला गया कि आपको एक वॉलेट बना रहे हैं हम लोग और वॉलेट से पेमेंट करना है। तो जैसे स्क्रीन इसलिए रुकी हुई क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो वॉलेट जैसे हमें डिजाइन करना है, तो जैसे पेटीएम जैसा या फिर फोन पे जैसा या फिर आपका व्हाट्सएप के अंदर इंटीग्रेट करना है, वॉट एवर, तो कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी जो आप डिजाइन करने वाले हो उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो अगर आपने उस टाइप के प्रोजेक्ट पे कभी काम नहीं किया है
तो आप उसकी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो पहले मीटिंग में आपको आइडिया लग जाएगा, तो जाके आप गूगल करके उस टाइप के प्रोडक्ट पे कुछ हैंड्स ऑन कर सकते हो। कि जैसे मान लो कि अगर बैंकिंग एप्लीकेशन है तो बैंकिंग के बारे में आपको पहले से पता है कि नहीं पता है, तो नहीं पता तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, उससे ट्रांजैक्शन वैक्जेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें लर्न करो। या इंश्योरेंस डोमेन का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है, तो इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, पॉलिसीज कैसे बनती हैं, उनके जो होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होते हैं, पॉलिसीज का टेन्योर कैसे होगा, कितने कैसे पॉलिसीज में कोई बंदा पे करेगा तो उसको कितना मिलना चाहिए, तो जो फ्लो कैसे बनता है उसके अंदर। मान लो कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो, ऑनलाइन पॉलिसीज परचेज कर रहे हो जैसे policybazaar.com से, तो क्या क्या डिटेल डालनी चाहिए, या अपनी कार की इंश्योरेंस आप करा रहे हो तो क्या क्या डिटेल उसमें फिल करनी पड़ती है, क्या क्या मैंडेटरी चीजें होती हैं, वो सब चीजों का आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। नहीं है तो आप एक बार उसको गूगल करके लर्न करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। तब जब आपको आइडिया, एक रेफरेंस मिल जाता है ना किसी भी प्रोडक्ट का कि इस टाइप की एप्लीकेशन होगी, एकदम ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन कंसेप्ट वही है कि भाई इंश्योरेंस करना है तो इनका भी पोर्टल वही करेगा जो इंश्योरेंस कर रहा है, ठीक है। चाहे वो बैंक बाजार हो जाए, चाहे पैसा बाजार.com हो जाए, काम तो उनका वही है कि लोन ही दिलवाना। ऐसे चाहे पॉलिसी बाजार हो जाए, चाहे फिर अलग अलग कंपनियां जो पॉलिसी बाजार में आती हैं, चाहे उनकी वेबसाइट हो जाए, सबकी बात एक ही है कि उनको पॉलिसी देना है, ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का प्रोडक्ट है। ऐसे अगर ई कॉमर्स में आ गया तो आपको रेफरेंस मिल गया कि अच्छा ई कॉमर्स है, तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आएगा अच्छा अमेजॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, आपका मीशो हो सकता है, या उनके अंदर कुछ और लॉजिक हो सकते हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे, बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, बट कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपको लग जाएगा, हाई लेवल आइडिया। तो क्या करना चाहिए, तो आप एक रिलेवेंसी अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि अच्छा ये चीज़ है। तो फर्स्ट डे ऑल्दो वो प्रोडक्ट को पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ऐसे ऐसे चीजें होंगी, उससे कुछ लेआउट्स भी बने होंगे, कुछ प्रेजेंटेशंस भी होंगी जो आपको वो बताएंगे, आपको साथ शेयर करेंगे, फिर आप उसको पढ़ पढ़ के चीजों को समझोगे। तो ये हो गई फर्स्ट डे कि आप लोग अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट करो, सब लोग अंडरस्टैंडिंग करो एप्लीकेशन की कि क्या होना है एप्लीकेशन में, ठीक है। फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाए, क्या हो सकता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अभी बना है कि नहीं बना, बना है तो आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शेयर करें, आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो और उसकी फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करो, कि वो एप्लीकेशन को विजुलाइज करो अपने माइंड में कि ये फंक्शनैलिटी ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो विजुलाइज करोगे कि हाँ ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे विजुलाइज करके आपको समझना पड़ेगा। तो फिर 1-2 दिन में जब आपका ये काम कंप्लीट होता है, आप बोलते हो कि ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप कनेक्ट करोगे, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट में इश्यू मिलता है कि आपको कोई फंक्शनैलिटी नहीं समझ में आ रही कि ये चीज़ कैसे-कैसे होगा, तो आप टीम में ही डेली बेसिस पे मीटिंग होगी, तो उसको हम डेली डिस्कस करेंगे और डिस्कस कर करके आपको उसको समझाया जाएगा। तो वो जनरली ये काम चालू हो जाता है। तो यहाँ से बोलते हैं कि प्रोजेक्ट किक ऑफ हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीजें अब हम क्या करेंगे कि पूरा लाइव करेंगे प्रैक्टिकली, कैसे, जीरा से। तो जीरा में हम कुछ रिक्वायरमेंट डाल देंगे, फिर मीटिंग करेंगे, मीटिंग में से वहां से रिक्वायरमेंट को निकालेंगे, रिक्वायरमेंट को रीड करेंगे, फिर उसको स्टोरी पॉइंट डिसाइड करेंगे, फिर कैसे काम होगा, फिर क्यूए क्या काम करेगा उस टाइम पे, अब डेव क्या काम करेगा, वो सब डिस्कशन लाइव होती रहेगी। फिर जब क्यूए का काम आएगा तो टेस्ट केसेस लिखेगा, ये करेगा वो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जीरा का अकाउंट बनाना है। तो जीरा का अकाउंट बनाने के लिए हमें जीरा क्लाउड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जीरा पेड टूल है। तो वहाँ पे हमें अगर अकाउंट बना के उसको फ्री में एक्सेस करना है, तो वो कुछ टाइम लिमिटेशंस होती है कि वो 15 दिन या 1 महीने के लिए ही आपको फ्री अकाउंट देगा, और देखना पड़ेगा उसमें कितने फीचर्स अब लेटेस्ट वर्जन में हमें देता है, ठीक है। तो एक बार मुझे अपना अकाउंट बना लेने दो, क्योंकि पुराना अकाउंट एक्सपायर हो गया, तो कुछ नया ईमेल आईडी से फिर से हमें बनाना पड़ेगा। तो बना के एक बार मैं पूरा जीरा पहले सेट करूँगा, ठीक है। फिर उसमें सबको यूजर्स को परमिशन देने का ऑप्शन देखो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या है, तो फिर नहीं तो फिर आप लोग को अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो इसके बारे में कल देखते हैं कि कल कैसे इसको हमें करना है। बट जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी रियल टाइम के ऐसे इंटरव्यू में डिस्कशन होगी, याद रखना। तो आपको प्रॉपर तरीके से देना है। अभी तो मान लो आइडिया लगा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप रियल टाइम पे उसको आंसर भी कर पाओगे, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? नो? नो सर। चलो फिर कल कनेक्ट करते हैं। बाय।